वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका दिल से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। रेलवे के शानदार सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारा सेट 6 होगा, शायद, है ना। सेट 6 होगा, ये हमारा आज सेट 6 होगा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको रेलवे प्रीवियस ईयर के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनको जाकर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि रेलवे किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा और एग्ज़ाम में उसको सही अप्रोच क्या होगा आसानी से हल करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को पूरा देखना इसलिए ज़रूरी है और बने रहना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं और उसे कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि यदि जाह्नवी 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक दर की ब्याज पर उधार लेती है, यानी जो पैसा उधार लिया जाता है ना उसको बोला जाता है प्रिंसिपल बेटा, यानी मूलधन। यानी ब्याज के कितना रुपया जाह्नवी ली बैंक से? 1,25,000 रुपया। और 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी? तो जाह्नवी 2 साल के अंत में जो पैसा अदा करेगी, यानी अमाउंट पूछा है। एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दे सर, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ से साधारण ब्याज को ला करके इस मूलधन में जोड़ देंगे तो मिश्रधन पता चल जाएगा। एक और तरीका ये है कि हम रेट की मदद से क्वेश्चन को हल करते हैं ना। रेट कितना दे रखा अपने पास? 8%। इसको काटेंगे 4 से तो 4 दूना 8, इसको काटेंगे 4 से तो 50 चौके 100, 4 से काटे ना तो 25 चौके 100, 25 चौके 100। जो नीचे मिलेगा आपको यही है प्रिंसिपल। ये क्या है बेटा? ये है प्रिंसिपल। ऊपर आपको मिलेगा ब्याज। 1 साल का ब्याज 2। आपको बैंक में कितने साल रखना है? बैंक में पैसा 2 साल, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 4। ये आपका ब्याज हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल आपका 25 रुपया है और अगर हम मिश्रधन पूछे, अमाउंट पूछे, तो 25 रुपया प्रिंसिपल में 4 रुपया ब्याज लग रहा है, यानी 29 रुपया आपका अमाउंट होगा। कितना अमाउंट होगा आपका? 29 रुपया आपका अमाउंट होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। अच्छा, हमारा जो प्रिंसिपल निकला वो कितना निकला? 25। और किताब क्या बोलता है कि प्रिंसिपल है कितना, मूलधन कितना लिया गया उधारी बैंक से? 1,25,000। तो 25 अगर 1,25,000 के बराबर है तो मिश्रधन ज्ञात करें। यानी बताइए कि आप जो अदा करेंगे धनराशि वो कितनी होगी? यानी 29 बराबर कितना होगा? 29 बराबर कितना होगा? 25 अगर 1,25,000 के बराबर है तो 29 किसके बराबर होगा? तो हम कह सकते हैं 29 बराबर x होगा। चलिए काटने की कोशिश करते हैं। तो 25 पचे 125, 25 पचे 125, यानी 5,000 यहाँ आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, 29 को 5,000 से तो 3 जीरो यहाँ आ गया अपने पास। 5 को 9 से किया तो 5 9 45 का 5 हाथ में बचा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 1,45,000 रुपया है जो जाह्नवी अपने बैंक में जाकर के अदा करेगी 2 साल के बाद, है ना। आप इसको कैसे निकाला? हमने रेट को तोड़ दिया और नीचे से आता है प्रिंसिपल और ऊपर आता है ब्याज। 1 साल का ब्याज 2 रुपया, बैंक में रखा गया था 2 साल, तो 2 इंटू 2 यानी 4 रुपया। 4 रुपया ब्याज जब प्रिंसिपल में ऐड किए तो अमाउंट आ गया 29 रुपया। 25 अगर 1,25,000 के बराबर है तो अदा करने वाला धनराशि अमाउंट 29 किसके बराबर होगा? तो ये 1,45,000 के बराबर होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपको कि क्वेश्चन नंबर ये है कि 5.16 को अगर आप 3.2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा? इस तरह का क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि दशमलव, देखिए तो दशमलव कुल कितने स्थान के बाद है? तो इधर से सर 2 और इधर से 1, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। शुरुआत में 1 और 6 मिल रहा है और उधर 2 मिल रहा है। दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। 3 अंक है, 3 अंक है, 3 अंक है, 3 अंक नहीं है, यानी केवल एक ही ऑप्शन कट पाया। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही ऑप्शन कट पाता है, कोई बात नहीं। आखिरी अंक को गुना करते हैं तो 6 को 2 से गुना करेंगे 12, यानी सर आखिरी अंक 2 होना चाहिए, आखिरी अंक 2 होना चाहिए। और 2 भी सब में दे दिया, यानी बड़ी बदमाश आदमी बना दिया क्वेश्चन। लास्ट डिजिट से भी हमको काम नहीं करने दे रहा, दशमलव को गिनने पर भी हमको काम नहीं करने दे रहा। वो चाहता है कि पूरा कैलकुलेट करे, लेकिन हम तो रहे भैया अपने जिद्दी आदमी, हम लोग तो पूरा कैलकुलेट करेंगे नहीं। ऐसा परिस्थिति जब भी हो जाए, मान लीजिए तो छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे आ जाता 325.616
इंटू 3.1712। अब बोलता है मान ज्ञात करें, तो पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करिएगा। ऐसा स्थिति में जब भी आखिरी अंक सबका सेम सेम दे दे, यानी आखिरी अंक से भी गुना करके आंसर नहीं आ पाए, तो बस लास्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, आखिरी के 2 अंक को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, और आखिरी के 2 अंक को आप जैसे मल्टीप्लाई करिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ आखिरी के 2 अंक है बेटा 16, और आखिरी के 2 अंक है कितना 32। तो चलिए गुना करते हैं। मान लीजिए 32 को हम 30 सोच लेते हैं, 32 को हम सोच लेते हैं 30, है ना, 30 + 2, तो पहले 30 से गुना करेंगे तो 16 × 48 यानी 480 आ गया। अब फिर 2 से गुना करेंगे तो 16 दूनी 32 आ गया। चलिए मल्टीप्लाई करके आया 2, 8 और 9 3 11 और यहाँ 5, यानी 512 आना चाहिए अंत में। अंत में 512 है ऑप्शन नंबर बी में, है ना, अंत में 512 ऑप्शन नंबर बी में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको बनाने का तरीका हमारे पास सबसे आसान है, तो टिके रहिए, सीखते रहिए और सबसे आसान क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, है ना। ये सारा आपको काम आएगा हर एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, केवल रेलवे में नहीं। पूछा गया 5.36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो हम आखिरी की संख्या ले लेते हैं 36 × 36, और आपको मालूम है कि इसको तो हम 36 का स्क्वायर कह सकते हैं, और किसी का स्क्वायर निकालने का तरीका बड़ी आसान है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 09 लिख दिए, हमेशा 2 अंक लिखते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये तो 2 अंक है ही है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं ना स्क्वायर निकालने का तरीका। अब सेकंड स्टेप क्या है, ऊपर में जो दिख रहा है सबको गुना करिए। 3 × 6 = 18, 18 दूनी 36, ऐसे 3 × 6 = 18, 18 दूनी 36, और जो गुना करके आया उसको बीच में लिखिए। तो यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 12, तो आखिरी में आपको मिलना चाहिए लास्ट 3 डिजिट 296, 296, ये रहा आखिरी के लास्ट 3 डिजिट 296, 296 हो गया ना क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सीख पा रहे हैं क्या? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन अपने पास ये है, बोलता है कि R019 को 11 से विभाजित करें तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या R का मान क्या होगा। कोई बात नहीं, R बोल रहे 11 से डिवाइड करने का तरीका ये है बेटा कि एकांतर का जोड़ बराबर आना चाहिए। अगर कोई संख्या 11 से डिविजिबल होती है तो उनके अल्टरनेट वैल्यूज हमेशा बराबर होंगे। ये अल्टरनेट जैसे R+1 बराबर होना चाहिए 0+9 के, 0+9 के। कभी भी अगर कोई संख्या को 11 से विभाजित करना है तो एकांतर को जोड़िए, अल्टरनेट को जोड़िए और आपस में बराबर कर दीजिए, है ना। तो ये R+1 हो गया अपने पास, और इधर 0+9 9 हो गया, तो R बराबर हो गया +1 उधर जाएगा तो -1, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यानी R जो प्राकृतिक संख्या है वो कितनी है 8। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। सीख पा रहे हैं तो गुरु दक्षिणा हमको जरूर दीजिएगा। गुरु दक्षिणा के बिना काम नहीं चलेगा। गुरु दक्षिणा ये है, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के बीच शेयर करना और कमेंट करके बताना कि हाँ सर सीख पा रहे हैं, है ना। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हमको पता चले कि मेरी मेहनत आप तक पहुंच पा रही है। एक निश्चित धनराशि पर हेलो, हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है ना। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपया है। देखिए मेरे बात को समझिएगा, यानी 2 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है, साधारण ब्याज बनता है, वो 1200 रुपये बनता है। तो 1 साल का 600 बनेगा, 2 साल का कितना बन रहा है बेटा 1200, तो 1 साल का बनेगा 600। और उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में 1290 बन जाता है। साधारण ब्याज बन रहा है 1200 और चक्रवृद्धि ब्याज बन जा रहा है 1290, यानी 90 रुपया का अंतर आ रहा है। इससे हम लोग रेट को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण ब्याज 2 साल में बनेगा 1200 और चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 2 साल में 1290। इससे हम लोग रेट ज्ञात कर सकते हैं। रेट कैसे ज्ञात करते हैं मेरे बात को समझिएगा। 1 साल का ब्याज लिखिएगा नीचे, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना होगा 600। सर बहुत आसान बात है, 2 साल का 1200 तो 1 साल का 600, है ना। और ऊपर में अंतर कितने का है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बेटा 90 का। जब आप इसको हल करिएगा ना, उल्टा लिख दिए ना, नहीं ठीक था, 90 का अंतर है और नीचे कितना है अपने पास 600, उल्टा है सॉरी। ऊपर लिख दीजिए आप 600, यानी जो 1 साल का ब्याज होगा, और नीचे में लिख दीजिए अंतर। नीचे में क्या लिख दीजिए आप, अंतर, जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। 0 से 0 गया, 9 से काटिए, 15 × 6 90, यानी यहाँ से आपको रेट मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 15% आपको रेट मिल गया। कितना मिल गया आपको रेट 15%।
कभी भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दे दे एक क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ से रेट ज्ञात कर सकते हैं। 2 साल का ब्याज 1200, तो 1 साल का 600, तो 600 को लिख दिया हम ऊपर, है ना। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर को लिख दिए नीचे, और डिवाइड करके निकल गया मेरा रेट कितना, 15%। हमको बोला है मूलधन क्या होगा, हमको बोला मूलधन क्या होगा सर, प्रिंसिपल। और हमको मालूम है प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, SI/100, और नीचे क्या आ जाएगा, R/T। और अगर आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं तो कोई बात नहीं, आपको सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला होगा ना याद, P/R/T/100, आप इसी को लगा लीजिए, क्या पड़ता है, दिक्कत है ना, आपको इसी को लगा लीजिए। आपसे पूछा है कि मूलधन कितना होगा, ब्याज, तो सर हमको मालूम है कि ब्याज 1 साल में कितना होता है, 600 रुपया, ये तो हम लोगों ने ऊपर निकाल ही लिया। प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट कितना निकाला बेटा, 15%, और 600 रुपया ब्याज कितना साल में मिला है सर, 1 साल में मिला है। अब इसको काट रहे, 15 कम 15, 15 चौके 60, और नीचे से ऊपर तिरछा गुना करिएगा तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 4000। यानी इस क्वेश्चन का जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो है कितना, 4000। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4000 यहाँ मूलधन आ गया। क्वेश्चन देखते हैं, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 साल के लिए 48,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, 48,000 का, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 48,000, टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर्स, है ना, और रेट कितना दे रखा है बेटा, 20%, और आपसे पूछ रहा है क्या, CI। तो एक तो तरीका है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के बनाते हैं, एक तो तरीका है कि आप CI का फॉर्मूला लगाते हैं, AP1 + R/100 पावर T - CI का, लेकिन वो लंबा पड़ेगा। हम आपको आसान तरीका बताते हैं ना। कभी भी अगर आता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो हम लोग इफेक्टिव रेट यानी प्रभावी दर का प्रयोग करते हैं। प्रभावी दर, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट होता क्या है सर, तो A + B + AB/100, A + B + AB/100, और इसको जब भी हम प्रिंसिपल से गुना करते हैं ना तो मेरा CI निकल जाता है। बड़ी आसान है ना प्रभावी दर का तरीका। यानी अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया तो A + B + AB/100 को प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। A + B है क्या सर, तो A भी 20 है और B भी 20 है, यानी 20 + 20 + AB, यानी 20 × 20/100, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल है 48,000, प्रिंसिपल कितना है बेटा, 48,000, 48,000, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 20 और 20 40, 40 और 4 कितना हो गया, 44 हो गया क्या, 44, 20 20 40 और प्लस 2 दूनी 4, 44 कितना किसका निकलेगा, 44% किसका निकलेगा, 48,000 का, है ना। 44% निकलेगा किसका, 48,000 का। ये परसेंटेज ही तो है, रेट किस में है, परसेंटेज में ही तो है ना। तो 44% किसका निकलेगा, 48,000 का। 48,000 का कितना क्या निकालना है आपको, आपको 48,000 का निकालना है 44%। मान लेते हैं अगर ये 50% होता तो 48,000 का 50% में निकलता तो 24,000 निकलता, हाँ कि ना। 48,000 का 50% भी तो 24,000 होगा, 44% है तो 24% से कम आना चाहिए। तो जो ऑप्शन 24,000 से कम होगा वही मेरा आंसर, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्योंकि 48,000 का 44% निकालना है भाई, 48,000 का 44% 70 कैसे होगा, 76 कैसे होगा, 72 कैसे होगा, 48,000 से कम ही तो होगा, है ना। तो ऑप्शन से ही पता चल गया कि आंसर क्या हो सकता है इसका। तो हम लोगों ने प्रभावी दर से निकाला। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाएंगे, ऐसा मेथड का प्रयोग करेंगे, फिलिप्स मेथड का। वो फिलिप्स मेथड मेरा कॉपीराइट मेथड है, यानी उसको कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा उस मेथड से। और जो बच्चा मेरे से पढ़ा है ऑफलाइन क्लासेस में वो जानता है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट किस लेवल से तैयारी करवा देते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए, आप भी तो हमारे ही बच्चे हैं। राजू ने 70 रुपया अंकित मूल्य का एक पेन को 40% छूट पर खरीदा। एक अंकित प्राइस था, मार्क प्राइस था, कितना था, 70 रुपया। राजू गया, बोला पेन कितने का है अंकल, बोला 70 रुपया का पेन है। बोला 40% के डिस्काउंट पे दे दीजिए ना, तो डिस्काउंट ले लिया कितना, 40% का, 40% का डिस्काउंट ले लिया 70 रुपया के सामान में। आगे और 20 रुपया अंकित मूल्य की कॉपी ले लिया, और फिर एक अंकित मूल्य था जिसका 20 रुपया दाम था, और इसको लेके आया वो 35% के डिस्काउंट पे, इसको लेके आया वो 35% के डिस्काउंट पे, ठीक है।
तो इस पूरे लेन देन में उसे कितने रुपये की बचत हुई? 70 रुपया वाला सामान को लेकर के आया वो 40% के डिस्काउंट पे, और 20 रुपया वाले कॉपी को लेकर आया 35% के डिस्काउंट पे। तो देखते हैं कितने की बचत हो गई पूरे में। तो यहाँ परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज जब भी निकालते हैं ना तो जीरो को हटा देते, कैलकुलेट करते हैं जब भी जीरो को हटा देते। एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे लिखते रहे, लेकिन कितना लिखते रहेंगे, कितना लिखते रहेंगे, है कि नहीं? तो सीधा समझिए ना, जीरो को हटा करके गुना करिए। 7 चौके 28, तो यहां से आ गया कितना? 28 प्लस जीरो को हटा करके गुना कीजिए। 35 गुना 70, 70 का भी जीरो हटाइए तो बचेगा कितना? 7। जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो जीरो को इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पर भी हमने इग्नोर किया। 4 सत्ते 28, 2800 आना चाहिए था ना, तो 2 जीरो जो बच रहा था हटा दिया। यहाँ 35 दुना 70, 70 का भी जीरो हटा दिया, ठीक है बेटा, तो 7 बचा। 28 और 7 कितना होता है? 35। यानी राजू बेटा ने 35% का बचत कर लिया। 35 रुपीस में है ना, कोई बात नहीं, परसेंटेज की जगह रुपीस है तो 35 रुपीस का बचत कर लिया। राजू ने कितने का बचत कर लिया? 35 का बचत कर लिया, है ना। तो इस तरह से हम लोग छूट वाले क्वेश्चन को भी बना लेते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात हम लोगों को नहीं। अच्छा, आपको मालूम है 1/4 का मतलब कितना होता है? 1/4 को अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा परसेंट में तो होता है 25%, है ना। 1/2 का मतलब कितना होता है? अगर आप कन्वर्ट करिएगा 100 में तो इसका मतलब होता है 50%, है ना। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यदि दीवार का 1/4वां हिस्सा यानी 25% नीले रंग से रंगा हुआ है, यानी दीवार का जो 25% है वो ब्लू रंग से रंगा हुआ है, ठीक है सर। आगे बोलता है 1/2वां हिस्सा पीले रंग से रंगा हुआ है। 1/2वां का मतलब होता है 50%। 50% येलो रंग से रंगा हुआ है, पीले रंग से रंगा हुआ है। फिर बोलता है बाकी बचा हुआ 3 मीटर। बचा कितना सर? बचा कितना? तो यहां से देख लेते हैं सर, 50 और 25 होता है 75। 75 रंगा गया तो बचा कितना सर? 25%। 25%, है ना। बाकी बचा हुआ 25%, यानी बाकी बचा हुआ 3 मीटर हिस्सा सफेद रंग से, यानी जो 25% बचा हुआ यही तो 3 मीटर के बराबर है जो सफेद रंग से रंगा हुआ है। यहाँ पे 75% का काम हो गया 100 में, बचा 25%। किताब कहता है कि बचा 3 मीटर, तो 25% 3 मीटर के बराबर है। तो बताइए दीवार की लंबाई क्या है? सर दीवार की लंबाई तो पूरी 100% होगी ना। दीवार की लंबाई तो पूरी 100% होगी ना, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब यहाँ देखिए 25 का 4 गुना, 25 चौके 100, तो LHS 4 गुना तो RHS भी 4 गुना, तो 3 चौके 12, यानी दीवार की लंबाई होगी अपनी 12 मीटर, ठीक है। RRB NTPC 29 मार्च 2016 शिफ्ट 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है। गीता 11.235 किलो की है। उसकी बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है, ठीक है। 5 गुना का मतलब होता है 5:1, 4 गुना का मतलब होता है 4:1। ये हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। तो उसकी बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना, दोनों का कुल वजन ज्ञात करिए। ये गीता हो गई, ये उसकी सिस्टर हो गई। गीता का अनुपात अगर 1 है तो बहन इसकी 1.4 गुनी है, 1.4 गुना है। और गीता का वजन 11.235 है, यानी जो 1 है ये 1 किसके बराबर है? 11.235 के बराबर है। तो हमसे पूछा है दोनों का कुल वजन, तो दोनों का कुल वजन 1 और 1.4 मिला करके हो जाएगा 2.4। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? गीता और उसकी बहन सीता का वजन मिलाएंगे तो दोनों का कुल वजन 2.4 होगा। तो पूछा गया कि दोनों का कुल वजन किसके बराबर है, तो x को 1 से गुना करेंगे तो इधर x आ जाएगा और इधर अपने पास आ जाएगा 2.4 इंटू 11.235। अगर आपको मालूम हो कि 11 से किसी को गुना करना बड़ी आसान है, तो देखिए 11 से किसी को गुना कर रहे हैं राउंड फिगर पे, तो कैसे करते हैं ना, 11 को जिससे गुना कर रहे हैं उसको लिख दीजिए और बीच में इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन 26 से शुरू होना चाहिए। 11 से गुना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 26 से शुरू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर C आंसर आ गया अपने पास। क्लियर है क्या? 11 से जिसको गुना कर उसको लिख दिया और बीच में दोनों को जोड़ के लिख दिया ना, तो 26 से शुरू होना चाहिए था ऑप्शन। और अपने पास जो 26 से शुरू हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर C। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा कैलकुलेट क्यों करेंगे भाई? ऑप्शन दिया हुआ तो हमको तो एग्जाम में क्या करना है? समय बचाना है। जब समय बचाने का मकसद ही नहीं रहेगा तो एग्जाम कैसे निकालेंगे? ठीक है। 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का
तीसरा भाग 3/5 तथा दूसरे तथा तीसरे भाग का 4:7 है। देखिए मेरी बात को समझिएगा, 13,680 के 3 भागों को इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग तीसरे भाग का, पहला भाग यानी पहला भाग तीसरे भाग का है ना, पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है यानी 3:5 है। उसके बाद बोलता है बेटा और दूसरे तथा तीसरे भाग का, तीसरा को हमेशा बीच में रहने दीजिए क्योंकि दोनों पर आ गया, तीसरा कॉमन हो गया। देखिए पहला भाग तथा तीसरा भाग, तीसरा यहां भी आ गया, दूसरा तथा तीसरा भाग, तीसरा यहां भी आ गया। जो दो दो बार आता है, अभी कल हमने रेशियो प्रोपोर्शन में आपको समझाए इस तरह का बात, जो दो दो बार आता है वो बीच में रहता है, तो तीसरा बीच में रह गया। अब मेरे बात को फिर से देखिए, दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है, तो दूसरे का कितना है, दूसरे का 4 है सर, दूसरा यही तो है 4 है, दूसरा का कितना है 4 है, और फिर तीसरा का कितना है सर 7 है, तीसरा का कितना है 7 है ना। तो दूसरा का 4 है, तीसरा का 7 है। हम 7 4 क्यों लिखे, क्योंकि तीसरा कितना है, तीसरा कितना है तो 7 है, और दूसरा कितना है तो दूसरा 4 है। बात समझ में आ गई है ना। अब यहाँ पे रेशियो को बनाना है, यहाँ खाली जगह, खाली जगह में बगल वाले को भर देते हैं, यहाँ खाली जगह, खाली जगह में बगल वाले को 7 को भर दिए, तो ये आ गया अपने पास 3 सत्ते 21, ये हो गया 5 सत्ते 35, और ये हो गया 5 चौके 20। रेशियो किसके साथ लिखा सकता है सर, एक्स के साथ। रेशियो को किसके साथ लिखते हैं, एक्स के साथ। बोलता है 13,680 को 3 भागों में बांटा गया, यानी ये तीनों भाग मिला करके 13,680 होना चाहिए, यानी 21x प्लस 35x प्लस 20x मिला करके 13,680 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 13,680 होना चाहिए। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 35 20 और 21, 35 20 और 21 हो गया अपना 41, 5 और 1 6, 4 और 3 7, यानी 76। कितना हो गया बेटा 76x बराबर 13,680। इसको अगर हम 76 से काटेंगे तो 180 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, काट के चेक कर लीजिएगा कितने बार में कट जाएगा, 180 बार में पूरा पूरी कट जाएगा ना, 76 से 180 बार में पूरा पूरी। आप इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से काट करके मतलब छोटा कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, है ना। तो इतना x का मान कितना आ गया 180। हमसे पूछा पहला भाग कितना होगा, तो सर हमको पहला भाग तो दिख ही रहा है ना, पहला भाग है मेरे पास 21x, 21x, और x का मान कितना निकला हम लोगों का 180, 180। अब 21 को 180 से गुना करेंगे, अब गुना करके आंसर आ जाएगा, गुना करके आंसर आ जाएगा। तो पूरा गुना करेंगे क्या, नहीं पूरा गुना नहीं करेंगे सर, एक जीरो है अंत में, यानी वही आंसर होगा जिसके ऑप्शन के अंत में एक जीरो हो। यहाँ पे एक जीरो है, हो सकता है, यहाँ पे 2 जीरो है, नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 जीरो है, नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 जीरो है, नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है क्या। तो ऑप्शन में जहाँ पे एक जीरो वही आंसर होगा। मान लीजिए एक और ऑप्शन रह जाता ऐसे 3870, तो यहाँ पर भी तो एक जीरो दे देता सर, कोई बात नहीं। अब आखिरी संख्या को गुना कर लीजिए, 1 8 8, यानी जीरो से पहले क्या चाहिए 8 चाहिए, तो जीरो से पहले 8 है, यानी अंत में एक जीरो है तो एक ही जीरो चाहिए ऑप्शन में। अगर एक ऑप्शन में जीरो है तो देखिए ये क्वेश्चन आया वो परीक्षा में, तो ये क्यों दिया था एक जीरो, ताकि समझदार बच्चा कैलकुलेशन से बचे, इसलिए दिया था एक जीरो। अगर मान लीजिए कि दो दो ऑप्शन में एक जीरो देता तो हम आखिरी वाले को आखिरी वाले से गुना करके लिख देखते हैं कितना आ रहा है आखिरी अंक, और उसको खोजते जीरो से पहले, तो 08 आता आंसर, है ना। इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं क्वेश्चन को। औसत, एक कक्षा में 27 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 है, इसका मतलब है सर कि क्लास में 27 लोग हैं और एवरेज इनका 22 है। 22 का मतलब हर एक आदमी के पास 22 22 22 22 22 22 आयु है। औसत का मतलब होता है जो सबके पास हो, ठीक है। एक कक्षा में 27 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 है, इसमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर दिया गया, यानी अब एक आदमी और आ गया, अध्यापक भी आ गए। अब कितने लोग हो गए 28 लोग, तो इन 2800 लोगों का औसत 22 होगा, इन 2800 लोगों का औसत 22 होगा, क्योंकि औसत का मतलब होता है जो सबके पास हो 22 होगा। और औसत कितना से बढ़ जाता है, 1 से बढ़ जाता है। औसत कितना से बढ़ गया 1 से, तो भी कितना आ गया 22। हमसे पूछा गया अध्यापक की आयु ज्ञात करिए, कितने लोग हैं 28, औसत कितना बढ़ गया 22, ऐड करिए 8 2 10 का 0, 2 2 4 और 1 5, यानी औसत जो आयु आया
अध्यापक का वो कितना है 50 साल। आप इसको जिस भी तरीके से बनाते हैं इससे आसान तरीके से नहीं हो सकता। ये बहुत आसान तरीका है। हम क्या करते हैं कि लोगों में औसत को ऐड कर देते हैं, बस यही करते हैं। लोगों में हम एवरेज को जोड़ देते हैं और मेरा क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। औसत जब एवरेज पढ़ाएंगे हम तो हम आपको बताएंगे इसका क्यूमुलेटिव वैल्यू से क्वेश्चन को किस तरह से डायरेक्ट बनाया जाता है बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन करते थे ना, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ता। एक बच्चा तो इसको एग्जाम में सोचिए ना, आप एक बच्चा है, आप देखते हैं कि आप इसको कैसे बनाएंगे, आप इसको गुना करते हैं। एक बच्चा जो मेरे से पढ़ता है वो देखता है कि 27 आदमी पहले से था, 27 आदमी पहले से था, वो देखता है कि 27 आदमी पहले से था, एक आदमी और बढ़ गया तो 28 हो गया, और अगर एज पूछा गया तो जितना औसत है उसको ऐड कर दिया और क्वेश्चन का आंसर लिया या 50। एक बच्चा तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोच सकता है और एक बच्चा इसको कैलकुलेशन में सोचता है। तो फिर कौन निकलेगा नॉर्मलाइज में और कौन जल्दी एग्जाम निकाल लेगा, वो आप भली भांति समझ पा रहे हैं, है ना। प्रथम 6 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो किसी से नहीं कटे, प्रथम 6 तो कौन कौन है बेटा? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है। 1 2 3 4 5 6, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। माध्य का मतलब होता है औसत। 1 2 3 4 5 6 तो 6 से डिवाइड कर देंगे। जितनी संख्याओं का औसत निकालना है उससे डिवाइड करेंगे। 5 का निकालना होता है तो 5 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड कर दिए। 13, 13 और 7 हो गया अपना 20, है ना, 20 हो गया। अच्छा, 20 और 5 और 3 हो गया 8, 11 और 12, 12 8 20, 40 और 1 41, 41/6 ऐड करके चेक करेंगे तो कितना आएगा अपना 41/6, है ना, 41/6 औसत निकल गया 6 अभाज्य संख्याओं का। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोलता है? उसके बाद क्वेश्चन तुमको बोलता है एक मिश्र धातु में सोना और चांदी का अनुपात 17:3 है, गोल्ड है और सिल्वर है, ये 17 के रेशियो में और ये 3 के रेशियो में। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 27 ग्राम है, ये जो सिल्वर है ये कितना ग्राम है? 27 नहीं, 2.7 ग्राम है। तो तुमसे पूछा है कि बताओ सोना का वजन कितना होगा। सर कितना गुना दिख रहा है? कहीं ना कहीं दशमलव समलव का तो काम ही नहीं करते हम लोग, उतना सोचते हैं कि टाइम दे परीक्षा में। 3 का 9 गुना है, 3 9 27, तो 17 का भी 9 गुना मेरा आंसर होगा। 7 9 63 का 3, यानी जिसके अंत में 3 होगा वही मेरा आंसर, जिसके अंत में 3 होगा वही मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। पूरा गुना करके टाइम क्यों बर्बाद करें? ये कितना गुना है बेटा? 9 गुना है ना, तो इधर भी 9 गुना होगा। सर 9 से मुझे 63 के अंत में 3 आता है, जिस ऑप्शन में अंत में 3 है वही तो मेरा उत्तर होगा, और तो किसी में 3 है ही नहीं। ये क्यों पूछा था रेलवे में इस तरह का क्वेश्चन? ताकि कैलकुलेशन वाले बच्चे निकल जाएं और जो समझदार बच्चे हैं वही एग्जाम में बैठे रहे। ठीक है, वही उस लायक है। स्मिता एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। एक लड़की है स्मिता, वो बोली कि हम किसी काम को 12 दिन में कर देंगे। ठीक है स्मिता, वेरी गुड। और सैम उस काम को 9 दिनों में कर लेगा। सैम बोला कि हम तो इस काम को 9 दिनों में कर लेंगे, है ना। 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं वो लोग। कितने दिनों तक काम करते हैं? 4। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जितने भी लोग अपने अपने बारे बताते हैं कि हम इतने दिन में काम कर लेंगे, हम इतने दिन में काम कर लेंगे, उनका लेते हैं एलसीएम। जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमको काम का संख्या पता चल जाता है कि काम कितना है। 12 और 9 का एलसीएम होता है 36। 12 और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 36। इसका मतलब 36 काम है। कितना काम है? 36 काम है। अब वो जब काम का संख्या पता चल जाता है तो यहाँ पे निकालते हैं बेटा क्षमता। क्या निकालते हैं? क्षमता, एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं ना, क्षमता। 12 का पहाड़ा कितने पर पढ़ेंगे कि 36 आ जाए? तो 12 तिया 36। 9 का पहाड़ा कितने पर पढ़ेंगे 36 आ जाए? 9 चौके 36। यानी स्मिता एक काम को एक दिन में 3 काम कर पाएगी और सैम एक दिन में 4 काम कर पाएगा। ये इनका क्षमता हो गया। अब हमको करवाना है काम, और काम करवाने का तरीका है काम बराबर क्षमता गुने समय। काम कैसे होता है? काम बराबर क्षमता गुने समय। यहाँ पे काम कितना है पूरा बेटा? 36, लेकिन पूरा काम हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 4 दिनों के साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते, तो 36 काम तो हो ही नहीं सकता। केवल 4 दिन में कितना काम हुआ वो चेक कर लेते हैं। तो क्षमता कितने का लगा? दोनों का, एक का लगा 3 का, एक का लगा 4 का, यानी 7 का क्षमता लगा। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। तो कितना काम हो गया? 28 काम हो गया। कितना काम हो गया बेटा? 28 काम हो गया, है ना। 7 का क्षमता लग रहा है, 3 का ये लगा रहा है, 4 का ये लगा रहा है। 7 का क्षमता 4 दिन तक काम किया, क्योंकि 4 दिन के बाद काम छोड़ेगा तो 28 काम कर दिया। 28 काम कर दिया। हमसे पूछा हुआ है कि काम का कितना हिस्सा बाकी है। सर कुल काम था 36, कुल काम था 36, हो गया 28, तो 36 में से 28 गया तो बचा कितना? 8।
8 काम बचा, 8 काम बचा। हमसे पूछ रहा है बेटा कि काम का कितना हिस्सा बाकी है। सर टोटल काम जो 36 था ना, नीचे लिखते हैं टोटल, उसमें कितना काम बाकी है सर? 8 काम बाकी है। यानी 4 दूनी 8, 4 नवा 36, यानी 2/9 काम अभी भी बाकी है। कितना काम बाकी है? 2/9 काम अभी भी बाकी है। उम्मीद है कि आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे बनाया। आगे देखते हैं। ए और बी एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, यानी जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो है 680 मीटर। ठीक है सर। वे क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। यानी स्पीड, स्पीड जब एक दूसरे की ओर दौड़ेंगे ना, यानी एक व्यक्ति इधर दौड़ेगा, एक व्यक्ति इधर दौड़ेगा, तो a माइनस बी हो जाता है स्पीड। और जब एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, एक इधर तो दूसरा इधर, यानी इधर और इधर दौड़ना शुरू करते हैं, तो स्पीड ऐड हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि वो एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। वे क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर, जब एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं तो स्पीड जो होता है बेटा ऐड हो जाता है। 8 और 9 हो जाता है आपका 17 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे 8 और 9 हो गया 17 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऐड हो गया। अगर एक दूसरे के विपरीत बोलता तो अंतर निकलते हैं, अंतर करते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा कि कितने समय में आपस में मिलेंगे। टाइम, सर टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है 680, चाल हो गया इनका जोड़ के 17, 17 कम 17, 17 चौके 68, यानी 40 सेकंड के बाद ये आपस में मिलेंगे। कब मिलेंगे? 40 सेकंड, 40 सेकंड के बाद ये आपस में मिलेंगे। ये भी हम लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है। ठीक है सर, अजहर एक आदमी है जो अपनी यात्रा को 10 घंटे में पूरी करता है। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। आधी जो उसकी यात्रा है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, और बाकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तय की गई कुल दूरी क्या है? इसमें से उसको डिस्टेंस बताना है। आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। 21 को ब्रेक करते हैं तो 7 और 3 है, यानी ऑप्शन में से वही आंसर हो सकता है सर जो 3 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। तो जो 7 से कटेगा सर वही आंसर हो सकता है, उसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जो यात्रा वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा में तय कर रहा है। तो दूरी को तो स्पीड से काटना ही काटना पड़ेगा, और स्पीड से अगर कटना है तो 7 और 3 दोनों से कटना पड़ेगा। चेक करते हैं 7 से कौन कट रहा है। 7 या 21, 2 बचा और 24 बन जाएगा। 24 कभी भी 7 से नहीं कटता। 7 या 21, ये 15 बन जाएगा। 15 कभी भी 7 से नहीं कटता। 7 या 21 और 14 बन जाएगा। 14 7 से कटता है। 7 या 21, 22 23, 2 बच जाएगा। 22 कभी भी 7 से नहीं कटता। तो ऐसे ही दिख गया सर कि आंसर 224 होगा, क्योंकि 224 के अलावा 21 के 7 से और कोई कट ही नहीं रहा। फिर भी आप चेक कर लीजिएगा सर एक बार कि सही आंसर आया है कि नहीं आया। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका आंसर हम लोग जो निकाले हैं डायरेक्ट ऑप्शन से, वो निकाले हैं 224 किलोमीटर, है ना। तो कितना किलोमीटर गया? 224 किलोमीटर। आइए इसको सेटिस्फाई करते हैं, चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आंसर हमारा सही आया कि नहीं आया। अदर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। ठीक है सर, 10 घंटा टाइम दे दिया। आधी यात्रा, आधी यानी 224 का आधा 112 किलोमीटर, 112 किलोमीटर 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, यानी डिस्टेंस बाय स्पीड। हमको मालूम है ना, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम आ जाता है। ठीक है, तो दूरी कितना? 112। आधा यात्रा को 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, और बाकी बची यात्रा यानी आधा फिर बचा जो यात्रा है उसको 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो तय की गई कुल दूरी कितनी है? हमको मालूम है डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं टाइम, और टाइम कितना आना चाहिए? 10 घंटा। अगर टाइम मेरा 10 घंटा आ गया, इसको यूज करके 224 को यूज करके 112 करके 10 घंटा आ गया, यानी LHS RHS सेटिस्फाई हो गया। तो आंसर यही है, और आंसर यही होगा क्योंकि 700 कोई कट नहीं रहा। चलिए फिर भी एक बार हम आपके लिए चेक कर देते हैं। 7 से काटते हैं। 7 एकम 7 और डार्क बनाते हैं इसको ना। 7 एकम 7, 8 9 10 11, 7 छक 42 और 7 21, यानी आया अपने पास यहाँ 16/3 प्लस यहाँ 8 से काटते हैं। 8 एकम 8, 9 10 11, 8 चौके 32, 8 या 24, यह हो गया 14/3, और आना चाहिए इधर कितना बेटा? 10। 3 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 3। तो 6 4 10 का 0 आ गया, 1 2 3 आ गया, बराबर इधर कितना हो गया? 3। 10, 3 से काटे इसको 10 बार में, 10 बराबर 10।
हाँ सर आ गया 10 घंटा, LHS RHS सेटिस्फाई हो गया। आपने सही बोला, इसका आंसर होगा 224। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम लोगों ने बड़े बड़े क्वेश्चन को, यानी जिस क्वेश्चन को बहुत टाइम लगता था बनाने में, हम लोगों ने केवल ऑप्शन से मदद से बना दिया। 21 को देखा, 21 को देखा और 21 को देखते ही साथ बोला कि अरे इसमें तो 7 है, यानी आंसर वही हो सकता है जो 7 से कटे। और फिर भी क्रॉस चेक कर लिया है ना, क्रॉस चेक करके भी आंसर चेक कर लिया कि कौन सही आंसर होगा। बोलता है इन अ क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल ABC, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, ABC, DEF मध्य बिंदु पर बिंदु है, D है यहाँ मध्य बिंदु पर, E है यहाँ और F है यहाँ। ये तो चित्र ना जाने कितने बार हम बनाए हैं अपने जीवन में, इन्फिनाइट बार बनाए, इतना क्वेश्चन आता है ना इससे। DF मध्य बिंदु है, ठीक है, ABPC पर। तो चतुर्भुज BEFD, यहाँ होगा BFED होना चाहिए था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसे भी लिखा हुआ। तो चतुर्भुज BEFD का मान क्या होगा, देखिए इसको यहाँ मिला दे, BEFD, इसका मान पूछा है। चतुर्भुज BEFD का मान क्या होगा, याद रखेंगे एक समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु से जो चतुर्भुज बन के प्राप्त होता है बेटा, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट से जो आपको चतुर्भुज मिलेगा, वो चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है, एक रोम्बस होता है, एक सम चतुर्भुज होता है। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, हम लोग ज्योमेट्री में बहुत प्यार से सीखेंगे इसको, है ना। वो जो समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु से जो आकृति प्राप्त होती है वो एक रोम्बस होती है, एक पतंग होती है, एक काइट होती है, एक सम चतुर्भुज होती है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये सब थ्योरी वाला सवाल भी परीक्षा में अक्सर पूछने देखने को मिला है। आइए क्वेश्चन में बोलता है साइन A बराबर डैश इंटू कॉस A, इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर साइन A और इंटू इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा कॉस A, और बच्चा को मालूम है कि साइन बाई कॉस होता है सर टैन, यानी इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, टैन। क्या हो जाएगा बताइए, टैन। तो बहुत मज़ा आया होगा, आपने देखा कि बहुत आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। हम लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है एग्जाम में क्वेश्चन को बनाने में, बस सही सटीक सही रणनीति और क्विक अप्रोच से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। इसी तरह सीखते रहिए, है ना, मेहनत करते रहिए, और जो हम आपको पढ़ाए हैं उसको ज़रूर रिवाइज करिए, यानी सारे क्वेश्चन को खुद से भी बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि खुद से नहीं बनाइएगा तो फिर एग्ज़ाम में कैसे ट्राई करिएगा, है ना। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले क्लास में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच अब ग्रुप में शेयर कीजिए। ये आपका अपना ही चैनल है, इसको आपको ही बढ़ाना है। हमारा काम ये है कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी बिना थके मेहनत करते हुए हम आपको प्रोवाइड करें, और आपका काम ये है कि आप इस चैनल को अपना मान करके इसको आगे बढ़ाएं, ताकि सब आदमी पढ़े, सब आदमी को आसानी से आसान तरीके से आसानी पढ़ाई मुहैया कराई जा सके। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।